नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए मई के 15 डेज़ का करंट अफेयर यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो मई के स्टार्टिंग के 15 डेज़ में बने हैं। तो चलिए बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस होंगे। तो यहाँ पर जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुई उसके बारे में बात करेंगे कि भारत की पोजीशन क्या है, टॉप पर कौन है और टोटल कितने देश की यहाँ पर रैंकिंग जारी की गई है और साथ साथ कौन इसको जारी करता है। और उसके बाद थॉमस एंड ऊबर कप आपने सुना होगा, ये दोनों बैडमिंटन के कप हैं जो कि थॉमस होता है मेल के लिए, ऊबर होता है फीमेल के लिए। किस देश की टीम ने इस बार इन्हें जीता, इसकी चर्चा होगी। और पद्म अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो विजेता हैं उनको पद्म अवार्ड दिए गए हैं। वो पद्म अवार्ड किनको किनको दिए गए, कितने लोगों को दिए गए, और आपको पता है पद्म अवार्ड 3 होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये तीनों अवार्ड किस किन लोगों को और साथ साथ कितने लोगों को दिए गए हैं चर्चा करेंगे। और आई क्यूब कोमार ये क्या है, ये पहला लूनर मिशन है। किस देश का पहला लूनर मिशन है, उसने किस देश की मदद से इसको लॉन्च किया है, सारी चर्चाएं होंगी। और लगातार ना जो एक देश है, चाइना तो है ही जिसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, लेकिन भारत का एक और नेबर कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। कौन सा देश है, चर्चा करेंगे। और यूनिसेफ इंडिया ने किस भारतीय को नेशनल एम्बेसडर बना दिया है, नया बनाया है। पहले दिया मिर्जा को बनाया जाता था, इस बार किसी और को बनाया है। कौन है बताएंगे। और पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन को किस राज्य ने स्टार्ट किया है, क्या उनका एम है स्टार्ट करने का, इसकी बात होगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमेट किसी देश ने पहली बार लॉन्च किया है और ये कौन है, कौन सा देश है, बात होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे अंदर डिस्कस होंगे जो कि मई के स्टार्टिंग के 15 डेज में बने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, इसमें भारत की रैंक कितनी रही। तो भारत की रैंक इसमें 159 रही। पिछली बार के मुकाबले पिछली बार भारत की रैंक 161 थी, इस बार भारत की रैंक 2 पोजीशन बेहतर हो गई है। इसको कौन जारी करता है, तो इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग के जो डेटा है उसको कंसीडर करके इसे जारी करता है। और बहुत सारी इंटरनेशनल एनजीओज हैं जो कि काम करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, उसके बाद यहाँ पर इस डेटा को बनाया जाता है। भारत की पोजीशन यहाँ पर 159 रही है, पिछली बार भारत की 161 रही थी। अगर स्कोर की बात करें तो भारत का इस बार स्कोर रहा है 31.28 एवरेज। बाकी अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरियाज होते हैं, उसमें यहाँ पर इनको सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसका एवरेज निकाला जाता है। तो भारत की 31.28 यहाँ पर रही है। और टोटल देशों की रैंकिंग की बात करें तो 180 देशों में भारत की 159 रैंकिंग रही है। यहाँ पर भारत के नेबर कंट्रीज़ के लिए की बात करें तो भारत के नेबर कंट्रीज़ में चाइना की रैंक 172 है। पिछली बार उनकी रैंकिंग थोड़ी ज़्यादा थी, लगभग लास्ट के ही पास थी, लेकिन इस बार 172 है। यहाँ पर भारत से बेहतर पोजीशन पे नेपाल है, उसके साथ साथ और देखेंगे तो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इनकी पोजीशन भारत से बेहतर है। और बाकी सभी की भारत से जो ये मीडिया रिपोर्ट वाली रैंकिंग है उसमें पीछे है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर बात करें टॉप कौन कर गया, इसमें नॉर्वे टॉप कर गया। नॉर्वे यूरोपियन कंट्री है जिसने 91.89 एवरेज स्कोर यहाँ पर किया है और यहाँ पर ये टॉप कर गया है। अगर और दूसरे पर देखें तो डेनमार्क, तीसरे पर स्वीडन है। दुनिया के शक्तिशाली देशों की बात करें तो 55 पोजीशन पर यूएस है, रशिया 162 पोजीशन पर है,
यूनाइटेड किंगडम 23 और फ्रांस 21, जर्मनी 10th पोजीशन पर आता है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने थॉमस कप और ऊबर कप टाइटल को जीत लिया। और थॉमस कप क्या होता है, ये मेंस का होता है, और ऊबर कप किसका होता है, वुमेंस का होता है। तो वुमेंस का बैडमिंटन टाइटल होता है, जिसको यहाँ पर दोनों को यहाँ पर चाइना ने जीत लिया। और ये कारनामा 2012 के बाद चाइना ने किया है। 2012 में भी चाइना ने इसी प्रकार का कुछ कारनामा किया था। यहाँ पर जो चाइना है उसने इंडोनेशिया को हराकर फाइनल में इन खिताबों को जीता है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने पद्म विभूषण अवार्ड किनको किनको दिए। तो यहाँ पर तो नाम है और कितने लोगों को दिए। तो इस बार पद्म विभूषण, जो कि अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करें तो जो भारत रत्न है उसके बाद ये दूसरी पोजीशन पर आता है। इनकी अनाउंसमेंट 26 जनवरी को हो जाती है, लेकिन इसको 9 मई को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर बात करें पद्म विभूषण 5 लोगों को किनको किनको मिला, तो यहाँ पर चिरंजीवी एक्टर इम्पॉर्टेंट है, और साथ साथ बाली, ये आर्ट की फॉर्म में तमिलनाडु से इम्पॉर्टेंट है, और एम वेंकैया नायडू, ये आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और बिंडी बिहारी पाठक, ये सोशल वर्क के फील्ड में इनको बिहार में दिया गया और मरणोपरांत दिया गया, और पद्म सुब्रमण्यम, ये आर्ट तमिलनाडु के क्षेत्र में इनको मिला है। तो ये 5 लोगों को यह अवार्ड पद्म विभूषण अवार्ड 2024 का मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है पद्म भूषण, ये सिविलियन ऑनर में बात करें भारत के तो तीसरी पोजीशन पर आता है। पहले पर भारत रत्न, दूसरे पर पद्म विभूषण, तीसरे पर पद्म भूषण। ये इस बार 17 लोगों को दिया गया है। कितने? 17 लोगों को ये ऑनर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप सारी लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। राम नायक, ये इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। तो एक बार पूरी लिस्ट आप ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है बस यहाँ पे, लेकिन आपको याद रखना है 17 लोगों को ये मिला है। आगे बात करें, द्रौपदी मुर्मू जी ने पद्मश्री अवार्ड, मतलब हाईएस्ट सिविलियन ऑनर में 4th नंबर में जो आता है, उस अवार्ड को 110 लोगों को प्राप्त हुआ है। कितने? 110 लोगों को। पद्म विभूषण मिला है 5 लोगों को, पद्म भूषण मिला है 17 लोगों को, पद्म श्री मिला है 110 लोगों को। तो यहाँ पर ये टोटल 132 अवार्ड हो गए हैं जो पद्म अवार्ड इस बार डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं भारत के जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, चाबार पोर्ट ये किस कंट्री में लोकेटेड है और चर्चाओं में क्यों रहा? चाबार पोर्ट ये ईरान में लोकेटेड है। भारत के द्वारा, भारत की इच्छाओं से इसको डेवलप किया गया और भारत ने इसमें फाइनेंशियल पैसा भी लगाया है डेवलपमेंट में। तो भारत को यहाँ पर 10 साल का बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है कि अब चाबार पोर्ट में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी भारत उनको कंट्रोल कर सकता है। अगले 10 साल तक भारत के पास इसका नियंत्रण रहेगा। और चाबार पोर्ट ध्यान रखिएगा ईरान में अवेलेबल है। ये भारत को यहाँ पर यूरोप और साथ साथ मध्य एशिया से जोड़ने का काम करेगा। ठीक, यहाँ पर ईरान की बात करें क्योंकि ईरान में अवेलेबल है। ईरान की बात करें तो ईरान जिसकी कैपिटल तेहरान है, इब्राहिम रईसी यहाँ के प्रेसिडेंट है और अली खमेनी यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। आगे अगला क्वेश्चन, इंडिया ने अभी किस देश के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि जो डिप्लोमेट्स होंगे या जो ऑफिशियल पासपोर्ट्स होंगे उनको फ्री वीज़ा ट्रैवल मिल जाएगा उस देश में, और साथ साथ उनके भी जो ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स होंगे उनको भी भारत में फ्री वीज़ा ट्रैवल मिल जाएगा। तो ये भारत और मालदोवा के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जो ऑफिशियल्स साथ साथ डिप्लोमेट्स के पासपोर्ट्स होंगे उनमें वीज़ा फ्री ट्रैवल परमिशेबल हो चुका है। आगे बात करें, माउंट एवरेस्ट में मैक्सिमम 29 टाइम किसने चढ़ाई कर ली है और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इनका नाम है कामी रीता शेरपा। कौन? ये नेपाल के माउंटेनर है और साथ साथ गाइड है। इन्होंने 29 टाइम जो माउंट एवरेस्ट है उसकी चढ़ाई कर ली है। ठीक, आगे बात करें,
अगला क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? तो सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप मुंबई में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। 12 से लेकर 18 मई तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ध्यान रखिएगा, इंडियन नेवी सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर सेलिंग कुछ इस प्रकार का गेम होता है जिसमें एक पर्सन कुछ नाव जैसी एक आकृति है उसमें बैठकर वो रेस लगाते हैं। लहरों का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसरो के द्वारा अभी रिसेंटली में एक रॉकेट इंजन को बनाया गया जो कि 3D प्रिंटेड, पहली बार है कि जो 3D प्रिंटेड के माध्यम से बनाया गया है। और ये रॉकेट इंजन जिसका नाम है PS4 ये क्रूशल कंपोनेंट के रूप में काम करेगा। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। ध्यान रखिएगा, एक रॉकेट इंजन अभी डेवलप हुआ है 3D प्रिंटर के माध्यम से, पहली बार इसरो ने इसे डेवलप किया है और सक्सेसफुली इसका टेस्ट भी हो चुका है। यहाँ पर इसरो की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। 1969 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। एस सोमनाथ यहाँ के चेयरमैन और विक्रम साराभाई यहाँ के पहले चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन, एक न्यूज़पेपर है जो कि जिसको टॉप ऑनर 6th इंटरनेशनल न्यूज़पेपर डिज़ाइन कंपटीशन में मिला है और ये न्यूज़पेपर द हिंदू है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो पर्सन्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो द हिंदू को ज़रूर प्रेफर करते हैं और उसको अभी इंटरनेशनल न्यूज़ पेपर डिज़ाइन कंपटीशन में अभी रिसेंटली में इनको अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने नीरज चोपड़ा जो है उनकी स्किल पर उनके पीछे की जो साइंस है उसको यहाँ पर एनालाइज किया था, उसके लिए इनको ये प्राप्त हुआ है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, तो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है सुशील कुमार मोदी, अभी रिसेंटली में इनका निधन हो गया। ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे। बिहार राज्य में ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद में भी काम कर चुके हैं, राज्यसभा में भी ये मेंबर रहे हैं और अभी रिसेंटली में इनका निधन हुआ है कैंसर की वजह से। इनका जन्म 1952 में हुआ था। 13 मई 2024 में इनका निधन हो गया कि एम्स नई दिल्ली में इनका इलाज चल रहा था। बीजेपी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। लगभग 30 साल तक इन्होंने अपनी भारत की राजनीति को दिए हैं। अगला क्वेश्चन, व्लादिमीर पुतिन जो कि अब रशिया के पांचवी बार यहाँ पर प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 5वीं बार उन्होंने शपथ ले ली है और अब प्राइम मिनिस्टर रशिया के कौन बना दिए गए? तो दोबारा से मिखाइल मिशुस्तिन को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रशिया का बना दिया गया है। तो मिखाइल मिशुस्तिन रशिया के प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ याद रखिएगा, मॉस्को यहाँ की कैपिटल, रूबल यहाँ की करेंसी है। आगे अगला क्वेश्चन, अपग्रेडेड डाइटरी गाइडलाइन अभी इंडियंस के लिए जारी की गई है। किसके? ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। क्यों? क्योंकि भारत के जो लोग हैं उनका मॉडर्न जो सिस्टम है वो काफ़ी बदल गया है। कुर्सी में रहना और साथ साथ बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ चेयर पर रहकर करना। इसके लिए यहाँ पर ICMR ने अपग्रेडेड डाइटरी गाइडलाइन को जारी किया है और ICMR इसके माध्यम से जो बढ़ता हुआ मोटापा है, शुगर के पेशेंट्स जो लगातार बढ़ रहे हैं उनको यहाँ पर कम करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें इन्होंने अपने डाइटरी की गाइडलाइन में ये भी कहा है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ करने वाले जो लोग होते हैं वो कम मोटापे की शिकार होते हैं जो रेगुलर बैठकर कार्य करते हैं। ICMR की बात करें तो इसने ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद के रिसर्चर्स ने यहाँ पर इस पूरी अपडेटेड डाइटरी गाइडलाइन को जारी किया है। ICMR जिसको फाउंड किया गया था 1911 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके फाउंडर है। अगला क्वेश्चन, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली में डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है वीज़ा फ्री एंट्री की इंडियंस के लिए? इंडियंस ही नहीं, अन्य और देशों जैसे चाइना, रशिया, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया के लिए। क्यों? ताकि उसके देश का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको ग्रो किया जा सके। आपको पता है ये कार्य श्रीलंका ने किया है। श्रीलंका जिसके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं फाइनेंशियली, जिसकी वजह से उसने अपने यहाँ के
जो कोरोना के बाद ये फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा निकल कर आए हैं, क्योंकि श्रीलंका की जो पूरी स्ट्रक्चर है, उनका जो पूरा सिस्टम है वो टूरिज्म पर बेस ज़्यादा है। इसीलिए उसने इंडिया, चाइना, रशिया और जापान, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया देशों के जो लास्ट डेट होता है डेडलाइन का, मतलब लास्ट डेट वीज़ा फ्री एंट्री की डेडलाइन का, उसे एक्सटेंड कर दिया है। और श्रीलंका की बात करें तो कोलंबो और जवर्धनापुरम कोट्टे यहाँ की कैपिटल है। श्रीलंकन रुपी यहाँ की करेंसी और रानिल विक्रमासिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणावरदेना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने पहली बार अपना लूनार मिशन, लूनार मतलब चंद्रमा का जो मिशन है उसको यहाँ पर लॉन्च किया, जिसका नाम iCube कुमार है। तो iCube कुमार, क्या पाकिस्तान इतना कैपेबल है? नहीं, पाकिस्तान ने ये चाइना के साथ यहाँ पर मिलकर इसे लॉन्च किया, मतलब चाइना के सपोर्ट से इसको लॉन्च किया है। और पाकिस्तान का ये पहला लूनार मिशन है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम iCube कुमार है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, चाइना की जो पॉपुलेशन है वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से लगातार डिक्लाइन कर रही थी। इसीलिए उसने लास्ट ईयर में उन्होंने क्या किया, अपनी जो पॉलिसी है उसको चेंज करके उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ना इच्छुक नहीं है 2 चाइल्ड पॉलिसी के, वो आदी हो चुके हैं वन चाइल्ड पॉलिसी के। इसीलिए चाइना में जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है। अब डिक्लाइन कर रही है, ठीक है, लेकिन भारत का एक और पड़ोसी देश है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार डिक्लाइन कर रही है, वो देश है नेपाल। ये रिपोर्ट नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा जारी की गई है और इसमें बताया गया कि नेपाल की जो हर साल डिक्लाइन करने वाली पॉपुलेशन है, अगर 100 एक साल होती है तो अगले साल वो 92 ही रह जाती है। इसी प्रकार से डिक्लाइन कर रही है, इसमें इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया और लगभग 1 डेकेड से ऐसा ही चल रहा है। अगर नेपाल की बात करें तो भारत के साथ ये 5 राज्यों के साथ सीमा को टच करता है। सबसे बड़ी सीमा बिहार के साथ इसकी टच होती है। नेपाल, जिसकी कैपिटल काठमांडू है, नेपालीज रुपी यहाँ की करेंसी है, पुष्प कमल दहल प्रचंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और रामचंद्र पौडेल यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, किस इंडियन रेसलर को ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ने यहाँ पर बैन कर दिया है? रेसलिंग से रिलेटेड एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, उसके द्वारा यहाँ पर वो बॉडी कौन सी है? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। इसके द्वारा अभी रिसेंटली में बजरंग पुनिया को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों सस्पेंड किया गया? क्योंकि इनके द्वारा नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा यहाँ पर डोपिंग टेस्ट ना कराने की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। और अगर बात करें साई ने इन पर 9 लाख रुपए ट्रेनिंग पर अप्रूव भी कर दिए थे कि अब इनकी ट्रेनिंग पर 9 लाख रुपए लगभग खर्च होंगे। और अभी रिसेंटली में ये चर्चाओं में भी रहे, क्योंकि जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक मुद्दा उठा था, उसमें इन्होंने महिला पहलवानों का भी साथ दिया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन ये फायर को रोकने के लिए किस राज्य ने शुरू किया? आपको पता है उत्तराखंड के राज्यों में आग लगी हुई है। उस आग को रोकने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन को शुरू किया गया, जिससे कि जो जन है, महिलाएं और साथ साथ बच्चे और लोग हैं वहाँ के, उनको प्रेरित किया जा सके इस कैंपेन के माध्यम से, ताकि वो जो पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन के माध्यम से जो पिरुल है उसकी पत्तियों को वो इकट्ठा करें और सरकार को लाकर दे दे, जिससे कि आग को फैलने से रोका जा सके। और इसके लिए 50 रुपये पर किलो की पैसा दिया जाएगा इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, जो सरकार से कोलैबोरेट कर रही हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? तो इसे बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। इसमें यहाँ पर जब बात करें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की, तो ये 2-2 साल के अंतराल में कराया जाता है, चाहे पुरुषों का हो चाहे महिलाओं का हो, लेकिन ये 9th एडिशन इस बार ऑर्गेनाइज होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, जो अभी रिसेंटली में किस कंट्री ने
चांग 6 प्रोब को अभी लॉन्च किया, जो कि लॉन्च करेगा, जिसके माध्यम से मून में जो डार्क साइड है वहाँ से वहाँ की जो सॉइल है उसको लाया जाएगा, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन जाएगा। देखिए, मून के साउथर्न पार्ट में जो पीछे वाला पार्ट है उसमें लैंड करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। अब चाइना यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर लैंड भी करेगा और वहाँ की सॉइल को लेकर भी आएगा चांग 6 प्रोब के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली अभी किस देश के साथ भारत ने यहाँ पर एग्रीमेंट किया जिससे कि लोकल करेंसी में जो भी सेटलमेंट होंगे उसको किया जाएगा, और ये अफ्रीकन कंट्री है, ये नाइजीरिया। भारत और नाइजीरिया के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे कि दोनों देश जो भी यहाँ पर बिजनेस करेंगे, जो भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, उसमें दोनों लोकल करेंसीज़ में यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और ये अभी भारत और नाइजीरिया के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ, जिससे कि दोनों देश यहाँ पर अपने जो ट्रेड है उसको बढ़ा सके, आगे बात करें, और डॉलर की डिपेंडेंसी को कम कर सके। अगला क्वेश्चन, कौन सी एक्ट्रेस है जिनको नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया का यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर अभी करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। पहले दिया मिर्जा को नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब करीना कपूर खान को नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ इंडिया का नियुक्त कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। ये चाइल्ड से रिलेटेड चाइल्ड के केयर से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि भारत और साथ साथ अन्य अफ्रीकन साथ साथ पूरे देश में काम करती है, वर्ल्ड में काम करती है। अगर बात करें यूनिसेफ की, तो आयुष्मान खुराना को भी नेशनल एम्बेसडर इनके द्वारा 2023 में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ जिसके 190 कंट्रीज़ यहाँ पर मेंबर हैं, चिल्ड्रंस के राइट्स को ये ग्लोबली प्रोटेक्ट करती है। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। 1946 में इसे फाउंड किया गया था, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर, और कैथरीन एम रसल यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन, किस नेबर कंट्री, भारत की किस नेबर कंट्री जिसने भारत की जो टेरिटरीज़ के लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, काला पानी, ये 3 लोकेशंस भारत की हैं, जिनको अपने 100 रुपए के नोट में इन्होंने प्रदर्शित कर दिया है। और ये कौन से देश है? तो ये है नेपाल। नेपाल ने अपने 100 रुपए का नोट जब जारी किया, उसमें इन्होंने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी, इन 3 टेरिटरीज जो भारत की है, उनको अपने 100 रुपए के नोट के मैप में इन्होंने प्रदर्शित किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है लिपुलेख और काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये तीनों उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर काफ़ी टेंशन चलती है चाइना के साथ भारत की। और नेपाल की बात करें तो भारत के साथ ये 1850 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अभी रिसेंटली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमेट को यहाँ पर अपॉइंट किया है, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन चुका है? तो यूक्रेन के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा AI जनरेटेड स्पोक पर्सन, जिसका नाम विक्टोरिया सी है, उसको यहाँ पर जारी किया गया, ध्यान रखिए, उसको यहाँ पर अपॉइंट किया गया, ध्यान रखिएगा। ऐसा करने वाला ये पहला देश बन चुका है। आगे बात करें, ये है विक्टोरिया सी। यूक्रेन जो कि यूरोपियन कंट्री है और रशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ये यूरोपियन कंट्री है। इसकी बॉर्डर की बात करें तो बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी के साथ रोमानिया और मालदोवा के साथ भी लगती है। कीव यहाँ की कैपिटल है। यूक्रेनियन हाइरिवनिया यहाँ की करेंसी है, और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हम 4 मई को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें ऑनर दिया जाता है जो फायर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके काम को, और उनकी लाइफ जो भी ड्यूटी के समय पर लॉस्ट होती है, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड
हैंड हाइजीन डे कब ऑब्जर्व होता है? तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को ऑब्जर्व होता है। इसकी थीम पावर ऑफ हैंड हाइजीन रखी गई है। 2008 से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे इनिशिएट किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम 7 मई को ऑब्जर्व करते हैं। इस डे को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को 1996 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसमें रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग और वॉकिंग को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है। 1912 में इसे फाउंड किया गया था। आगे अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब ऑब्जर्व होता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम 8 मई को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, इसको इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब ऑब्जर्व होता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को ऑब्जर्व होता है, क्योंकि इसी दिन न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया था भारत के द्वारा ऑपरेशन शक्ति के माध्यम से। 11 मई 1998 को 11 मई 1998 को माफ़ कीजिएगा 1998 को इसे ऑब्जर्व किया गया था। आगे बात करें, और भारत का ये तो दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट था, लेकिन पहला 1974 में हुआ था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब ऑब्जर्व होता है? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2 बार साल में ऑब्जर्व किया जाता है। एक तो सेकेंड सैटरडे ऑफ मई और सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर में। इस बार सेकेंड सैटरडे ऑफ मई 11 मई को पड़ रही है और 11 मई को ही हमने वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व किया, और आगे 12 अक्टूबर को सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर पड़ेगा, उस टाइम पर भी हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व करेंगे। इस बार की थीम इंसेक्ट्स रखी गई है। आगे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।